मित्रों नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो प्रश्नोत्तर सीरीज है वो शुरू हो चुका है और आज हम आपके साथ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हैं और ये हमारा दूसरा वीडियो है इस विषय पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इतिहास का जो विषय है यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में। इसका कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है और दोस्तों इसके बारे में मैं बताऊं तो जो महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न आते हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैं करते चलता हूँ। इससे दोस्तों न सिर्फ जो प्रश्न आपके सामने है सिर्फ वो आपका तैयार होगा, उसके इर्द गिर्द बनने वाले प्रश्नों पर भी आपकी पकड़ मजबूत होगी और दोस्तों आपको एक आइडिया मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित कराए जाने वाले परीक्षाओं जैसे कि यूपी पेट, लेखपाल या लोअर पीसीएस आदि परीक्षाओं में जो जीएस है यानी जनरल स्टडीज़ अथवा कहीं कहीं जीके जनरल नॉलेज के अंतर्गत ऐसे प्रश्न बहुधा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न उत्तर की श्रृंखला। ये देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। नीचे दी गई घटनाओं या आंदोलनों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है रॉलेट एक्ट, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है साइमन कमीशन का बहिष्कार और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट कब आया था दोस्तों? तो ये आया था 1919 में और ये वही रॉलेट एक्ट है जिसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून करार दिया गया। इसको काला कानून कहा गया और इसी के जो है कारण जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड हुआ था इसी के विरोध में। तो कुल मिला के रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, मार्च 1919 में पारित हुआ था। और बात करें साइमन कमीशन की दोस्तों तो ये कब हुआ था? 1927 में। 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था और 1928 में यह भारत में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुई थी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू की थी और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों इन डेट को देखते हुए हम इनके क्रम को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1919 में है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट यानी पहला सबसे पहले आएगा। उसके बाद है 1927 यानी साइमन कमीशन का बहिष्कार, पहले के बाद तीसरा। तो पहले के बाद तीसरा ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो हम 2 की सहायता से ही इस प्रश्न को क्रैक कर लिए। इस तरह से हमने इस प्रश्न को देखा और सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, आगे आपके सामने आ गया अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये फैक्ट आपको बता दिया गया है। वह अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, ऑप्शन नंबर ए सही है। बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव नामक स्थान पर जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी और एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो याद रखिए ये 1924 भी याद रखिए और कर्नाटक का बेलगाम जो है ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है। किस वर्ष तक सिविल सेवाओं में नियुक्तियां केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा ही दी जाती थीं? तो दोस्तों ये
इसका सही उत्तर क्या है? 1833, 1853, 1857 या 1858। तो दोस्तों सही उत्तर है 1853। ऑप्शन नंबर बी सही है। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा ही सिविल सेवाओं में नियुक्तियां की जाती थीं। ठीक है, 1853 इसका सही उत्तर है। 1855 में ब्रिटिश जो संसद था उसके द्वारा एक कानून पारित किया गया था जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सिविल सेवा परीक्षा में भाग ले सकता था, लेकिन ये परीक्षाएं केवल लंदन में ही हर साल अगस्त महीने में आयोजित की जाती थी। ठीक है, तो जो कह रहा है बात यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा ही की जाती थी वो नियुक्तियाँ, वो 1853 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? पुर्तगालियों में अपने एशियाई साम्राज्य को 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसियों में बांटा हुआ था। देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया, ये ने है यहाँ पर। पुर्तगालियों ने अपने एशियाई साम्राज्य को 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसियों में बांटा हुआ था। वे 3 प्रेसिडेंसियाँ कौन थी दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर गोवा, मोजाम्बिक, मलक्का सही ऑप्शन ए है। यह इसका सही उत्तर है दोस्तों। तो इसको आप ऐसे ही याद कर रख लीजिए, इसमें कुछ समझने की बात है नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो गोवा में जो वायसराय नियुक्त था, जबकि मलक्का और मोजाम्बिक में गवर्नर नियुक्त किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मणिपुर में 1817-1826 के काल को चाई तारेन खुनताकपा कहा जाता है। इस समय काल में मणिपुर में 7 सालों तक काफ़ी तबाही हुई। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन कीजिए। पहला है, इस दौरान असम और मणिपुर का नियंत्रण बर्मा के हाथ में था। और दूसरा, चाई तारेन खुनताकपा यानदाबू की संधि के साथ समाप्त हुआ। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों इसमें से दोनों कथन सही हैं। कथन ए भी सही है और पहला भी और दूसरा भी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। जो ये संधि की बात कर रहा है, यादाम्बू की जो संधि हुई थी, ये कब हुई थी दोस्तों? 1826 में। 1826 में संधि हुई थी। बर्मा और ब्रिटिश के बीच ये संधि संपन्न हुई थी। इस संधि के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने गंभीर सिंह को मणिपुर का राजा स्वीकार कर लिया था और साथ ही मणिपुर को आज़ाद कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है ये देखिए। अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? नेशनल हेराल्ड दोस्तों इसकी स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और कब की थी? 9 सितंबर 1938 को ये नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। कहाँ की थी? लखनऊ में की थी। लखनऊ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 1907 में सर कर्जन विल्ली की हत्या लंदन में किसने की थी? BN दत्ता, ML धिंगरा, सरदार अजीत पटेल या HC चटर्जी? तो दोस्तों ये जो धिंगरा साहब हैं, मदन लाल धिंगरा, ML धिंगरा यानी मदन लाल धिंगरा, ऑप्शन नंबर बी सही है। इन्होंने ही कर्जन विल्ली की हत्या की थी 1 जुलाई 1909 को। कब की थी? 1 जुलाई 1909 को इनकी हत्या की थी। ये 1907 नहीं 1909 होना चाहिए, 1909 में हत्या की थी। और
17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी दे दी गई थी। एक क्रांतिकारी संगठन था इंडिया हाउस, जिससे ये जुड़े हुए थे धिंगरा साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम क्या था दोस्तों? देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1878 में लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, और जो हमारे भारतीय प्रेस थे, जो हमारी भारतीय मीडिया थी, उसकी अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगाने के लिए, उसकी आज़ादी को, अभिव्यक्ति की आज़ादी को सीमित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, इसलिए लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त कर दिया, इसको रद्द कर दिया लॉर्ड रिपन ने। और इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, कई बार ऐसा प्रश्न पूछता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था। और उसको लाने वाले कौन थे साहब? ये लॉर्ड लिटन लाए थे। कब लाए थे? 1878 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? तो साइमन कमीशन जो है था 1927 में बना था। और 1927 में कौन था? 1927 में बना था और 1928 में भारत में पहुंचा था। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज़ थे, एक भी भारतीय नहीं था। और इसीलिए साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, उसके विरोध हो रहा था भारत में। और उसी के विरोध में जब विरोध प्रदर्शन लाला लाजपत राय कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज हुई और उनका सर में बहुत चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये किस वायसराय के कार्यकाल में नियुक्ति हुई थी? तो ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, सुगौली की संधि के द्वारा ब्रिटिश भारत के किस देश के साथ संबंधों को परिभाषित किया गया? यानी जो संधि हुई थी किस देश के बीच हुई थी? भारत और सुगौली की संधि दोस्तों ये हुआ था नेपाल के साथ। ये कब हुआ था? 2 दिसंबर 1815 को। थोड़ा सा इसको मैं ये पतला कर ले रहा हूँ। 2 दिसंबर 1815 को जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। 4 मार्च 1816 को ये संधि पारित कर दी गई थी। नेपाल की ओर से राजा गुरु गजराज मिश्रा जी और चंद्रशेखर उपाध्याय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेरिस ब्रेडोसा ने सिग्नेचर किए थे। तो ये था आपका सुगौली की संधि। दोस्तों 10 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं और चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य कृपलानी ने या पट्टाभी सीतारमैया ने? तो दोस्तों ये जो ड्राफ्ट था भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट, ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1942 को। कहीं 8 अगस्त भी आता है, 8 अगस्त 1942, अगस्त 1942 में अगस्त क्रांति। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन के शुरू होने का मुख्य कारण था अंग्रेज़ों द्वारा भारत को बिना सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लेना। तो ये जो ड्राफ्ट था इसे तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
कुछ घटनाएं हैं दोस्तों, और उन घटनाओं का जो है क्रम हमें व्यवस्थित करना है। देखिए, एक है मुस्लिम लीग की स्थापना, दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा खिलाफत आंदोलन और फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1906 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1919 से चला था और 1919 से जो है 1924 तक चला था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, अभी हमने पहले प्रश्न में शायद देखा था, तो वहाँ पे 1930 आपको बताया था गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो देखिए, क्रम से ये ऑलरेडी लगा हुआ है और इन घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित करना था। काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने वाले जो प्रश्न दोस्तों हर बार यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। अब तो हर किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, लगभग सभी में कालक्रम के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, इतिहास के विशेषकर और इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर के भी प्रश्न क्रम लगाने को दिए जाते हैं, चाहे योजना हो चाहे कुछ और हो। तो देखिए, 1906 के बाद देखिए 1919, फिर 1919 ये भी है, फिर 1924 तक चला, फिर 1930। तो पूरा क्रम से है, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में किस वर्ष विभाजन हुआ? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका स्थापना भी कई बार पूछता था, इस्टेब्लिशमेंट, ये कब बना था? 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 1920 को ये बना था, 1920 को बना था दोस्तों। लेकिन इसमें विभाजन कब हुआ था? इसमें विभाजन हुआ था 1929 में, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। 1929 में इसमें विभाजन हो गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना रक्षा बल कौन सा है? सबसे, तो पहला है सीमा सुरक्षा बल, दूसरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और तीसरा है असम राइफल्स, चौथा है सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असम राइफल्स इसमें से सबसे पुराना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1853 में, सॉरी 1835 में, 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर कहाँ दोस्तों? तो ये शिलांग में, शिलांग में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का संबंध इनमें से किससे है? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी लिखें। वैसे मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूं, लेकिन इसके पहले कि मैं बता देता हूं, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका देखिए, पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही इसका सही है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस को पहले महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को। W.C. बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस की अध्यक्षता से संबंधित कई प्रश्न आते हैं, जैसे कभी कभी पूछा जाता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो इस तरह की बातें आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कम्युनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? तो कम्युनल अवार्ड दिया गया था दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड को, ऑप्शन नंबर ए सही है। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की गई थी? 1932 में। 1932 में
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी और इसके तहत सभी अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग इलेक्टोरल की व्यवस्था की गई थी। तो किसने प्रदान किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रदान किया था कैमनेल अवार्ड। इसे सांप्रदायिक पंचाट की संज्ञा दी जाती है। तोड़ो और राज करो। अगला है, इनमें से किन विश्वविद्यालयों की स्थापना 1917 के शेड्यूलर आयोग के अंतर्गत की गई थी? दोस्तों यहाँ पर नहीं शब्द गलत है प्रश्न में। तो पटना विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो तीनों ऑप्शन दोस्तों सही हैं और तीनों की स्थापना 1917 के शेड्यूलर आयोग के अंतर्गत ही की गई थी। तो इसमें देखिए केवल 1, केवल 2 ये गलत है, 1 और 2 भी गलत है। उपरोक्त सभी देखिए तीनों की स्थापना हुई थी चूँकि शेड्यूलर आयोग के द्वारा, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग पर हमले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? गदर षड्यंत्र से, हिंदू जर्मन षड्यंत्र से, दिल्ली षड्यंत्र से या सिल्क लेटर षड्यंत्र से? दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली षड्यंत्र केस। और जिसके जिम्मेदार कौन था? रास बिहारी बोस थे, जिन्होंने ये दिल्ली षड्यंत्र केस के जिम्मेदार थे। 1912 में भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। कब थे? 1912 में। और दिसंबर 1913 में 23 दिसंबर 1913 की घटना थी, लेकिन ये योजना असफल रही और लॉर्ड हार्डिंग सुरक्षित बच निकले। और इसके मुख्य जो सूत्रधार थे रास बिहारी बोस थे। कई बार उनका नाम भी पूछा जाता है कि दिल्ली षड्यंत्र केस के मुख्य खलनायक कौन थे? तो ये रास बिहारी बोस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? दोस्तों कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को तो ये थे एटली साहब। तो अब आप समझ गए होंगे आंसर इसका सही क्या है। ऑप्शन नंबर डी, भारत की स्वतंत्रता। दरअसल दोस्तों जो क्लीमेंट एटली का कार्यकाल था वो 26 जुलाई 1945 से 26 अक्टूबर 1951 के बीच का था। और इसके बीच 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? देखिए, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड बेंटिंग। तो कांग्रेस की स्थापना जो है हुई थी डफरिन के कार्यकाल में। 1885 में लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था और इसके कार्यकाल में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, जो कि एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे और ये पहले महासचिव भी चुने गए थे कांग्रेस के। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने 20 प्रश्नों को देखा है और लगभग सभी प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस ही क्यों ना हो, और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। इससे दोस्तों न सिर्फ हमने उन प्रश्नों को देखा, बल्कि जो एक्सप्लेनेशन किया, जो कहानी हमने सुनी, उससे कहीं ना कहीं कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। और मैं समझता हूँ कि उसके इर्द गिर्द के जो प्रश्न बनेंगे, जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा रिमाइंड हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए हमारे साथ, और आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आगामी जो परीक्षाएं होंगी, कोई भी परीक्षा होगी जिसमें जीके का कोई महत्व है, जिसमें इतिहास का कोई महत्व है, उसमें हमारा ये वीडियो, हमारा ये प्रयास भी कुछ न कुछ योगदान देगा, अगर आप सीरियसली इसको आत्मसात कर रहे होंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और इन्जॉय कीजिए वीडियो को, नोट्स बनाइए, और जो भी
कोई आपको दिक्कत हो, कोई आपको किसी प्रश्न में कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर हमसे आप संपर्क करें। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोशिश करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो इस वीडियो में, किसी भी प्रश्न से संबंधित किसी के बारे में डिटेल में आप कुछ जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कह सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, तैयारी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और लाइक करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा इतिहास का ही होगा और बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे आपके साथ, और कुछ प्रश्नों पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पर चर्चा भी अच्छी करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।